हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवध कोचिंग क्लासेस पर। तो चलिए, आज हम लोग जो हमने पीछे के वीडियो को आपने अच्छे तरीके से देख रखा होगा, तो आज हम लोग उसी का अगला पार्ट यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आज हम लोग ये देखेंगे कि भारत में जो पड़ोसी देश हैं, भारत के जो पड़ोसी देश हैं, वहाँ पे कौन कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, या फिर हम ये भी देख देंगे कि कौन कौन से ऐसे भारत में क्षेत्र थे जो किसी विदेशी शासन के अधीन थे और वो स्वतंत्रता के बाद क्या हुए, आज़ाद हुए। ठीक है, ऐसी कुछ बातें हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं भाई अपने टॉपिक के तरफ। तो यहाँ पे खेलूँगा कि भारत व अन्य पड़ोसी, भारत व अन्य पड़ोसी देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। ठीक है, ये हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर एक मैप बनाते हैं छोटा सा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर एक हिस्सा आप यहाँ पर एक देखेंगे, इस वाले क्षेत्र में इस तरीके से, इस वाले हिस्से में ऐसे, ये जो लाइन है, ये लाइन है, इसको हम लोग कहते हैं LOC कहते हैं। क्या बोलते हैं? LOC कहते हैं, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल। तो जो LOC रेखा है वो किन दो देशों के बीच में है? तो वो कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, LOC की बात करेंगे जो आपका हो जाएगा LOC। ठीक है, इसे आप कहते हो लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, यानी कि नियंत्रण रेखा जिसे बोलते हैं। तो ये किन दो देशों के बीच में है? तो ये किन दो देशों के बीच में बताएंगे? तो ये भारत व पाकिस्तान के बीच में है। किसके बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो LOC जो रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये यहाँ पे जो खासकर जो LOC वाला हिस्सा है, इसे जो ये वाला हिस्सा है ना, इसे हम लोग कहते हैं पाक अधिकृत। ठीक है, पाक अधिकृत क्षेत्र बोलते हैं। यानी कि LOC के इस साइड में जो हिस्सा आपको मिलेगा उसे हम लोग कहते हैं POK कहते हैं। क्या कहते हैं? POK कहते हैं, यानी कि पाक ओकोपाइड कश्मीर। क्या बोलते हैं? पाक ओकोपाइड कश्मीर कहते हैं। ठीक है, पाक ओकोपाइड कश्मीर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में आपको एक मिल जाएगा हिस्सा, इधर वाले क्षेत्र में ये जो रेखा है ना, इसे कहते हैं LAC। क्या बोलते हैं? LAC कहते हैं, LAC कहते हैं। तो आपका जो LAC है, इसका मतलब क्या है? तो इसे बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्चुअल। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, इसे बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल।
ठीक है, यानी कि वास्तविक नियंत्रण रेखा। क्या बोलते हैं? वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो ये किन दो देशों के बीच में है? ये किन दो देशों के बीच में है? तो बताएंगे ये हो जाएगा भारत, ठीक है, ये हो जाएगा भारत व चीन के बीच में, भारत व चीन के बीच में। अच्छा, अब देखिएगा जो ये हिस्सा यानी एलएसी के इस साइड में, एलएसी के इस साइड में जो भाग बढ़ता है उसे हम बोलते हैं अक्साई चेन। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं अक्साई चीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन कहते हैं। क्या बोलते हैं? अक्साई चीन बोलते हैं। यानी कि ये इतने हिस्से पे देखा जाए तो चीन का भी क्या अधिकार क्षेत्र है, इतने हिस्से पे क्या आपका पाकिस्तान का अधिकार क्षेत्र है। ठीक है, तो पीओके वाले क्षेत्र में ही आप देखेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो K2 है, जिसे हम लोग कहते हैं गार्डविन ऑस्टविन, ठीक है ना। और K2 का मतलब होता है कश्मीर के काराकोरम में, ही उसका फुल फॉर्म होता है K2 का। तो ये तो इन रेखाओं को आप देखिए, LAC जो है भारत और चीन के बीच में है, LOC जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में है। ठीक है, यहाँ पर नीचे वाली साइड में अगर देखेंगे, यहाँ पर अब देखिए इस वाले हिस्से में अगर पूछा जाता है आपसे कि ये जो आपका त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, देखिए जो त्रिपुरा वाला क्षेत्र है, आपका त्रिपुरा वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका बांग्लादेश है। यहाँ पे कौन सा है? बांग्लादेश है। यहाँ पर बांग्लादेश है। तो इस वाली रेखा को हम लोग कहते हैं शून्य रेखा, या इसे कह लो जीरो लाइन, ठीक है ना। या इसे हम बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं जीरो लाइन, जीरो लाइन। तो जो जीरो लाइन है ये किन दो देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बताएंगे ये जो है ना वो भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। तो यानी कि बांग्लादेश का वो हिस्सा जो त्रिपुरा वाले क्षेत्र से लगता है वो आपका शून्य रेखा या जीरो लाइन होता है, ठीक है, शून्य रेखा या जीरो लाइन होता है, ठीक है। तो आ जाए कि शून्य रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, तो बताना भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा यहाँ पर इस वाले हिस्से में अगर आप देखेंगे, इस वाले हिस्से में यहाँ पर इस वाले हिस्से में आप देखेंगे और कुछ हिस्सा यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में। तो इन वाले हिस्से में जो है ना इसे हम लोग बोलते हैं मैकमोहन रेखा, ठीक है, मैकमोहन रेखा। और जो ये मैकमोहन रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है। ये किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में। किसके बीच में? भारत और चीन के बीच में हो जाता है, ठीक है, भारत और चीन के बीच में हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले साइड में, इस वाले साइड में यहाँ पर इस वाले क्षेत्र में, तो इस वाले को हम लोग बोलते हैं खासकर जो ये वाला है आपका रेड क्लिफ रेखा, ठीक है। ये कौन सा है? रेड क्लिफ, ठीक है। ये कौन सा हो जाएगा? रेड क्लिफ, ठीक है, रेड क्लिफ रेखा। तो जो रेड क्लिफ रेखा है ये किसके बीच में हो जाएगा? तो हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत व पाकिस्तान के बीच में हो जाता है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा। इसके अलावा देखिएगा यहीं पर एक रेखा होगी, कौन सी? तो 24वीं समानांतर रेखा या फिर बोलेंगे सर्करी की रेखा, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी, जो गुजरात वाला बॉर्डर लगाता है वो, ठीक है। तो एक यहाँ पर होगा जिसे बोलेंगे हम लोग 24वीं समानांतर
रेखा, या फिर इसे कहते हैं सर्क्रिक रेखा, ठीक है, या इसे कहेंगे सर्क्रिक रेखा। तो ये किसके बीच में हो जाएगा, तो ये बताएंगे, ये हो जाएगा आपका भारत व पाकिस्तान के बीच में, ठीक है, भारत व पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। तो जो ये 24वीं समानांतर रेखा है या सर्किलिक रेखा है, ये किस वाले हिस्से में है, जो ये गुजरात वाला हिस्सा है ना, ये गुजरात में, ये जो 24वां कैसे 24वां जो अक्षांश रेखा है ना, 24वीं अक्षांश रेखा, ये पूछा जा सकता है कि जो 24वीं अक्षांश रेखा है वो किन दो देशों के बीच में एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो फिर वो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। किस वाले हिस्से में, तो गुजरात वाले हिस्से में, किस वाले हिस्से में, गुजरात वाले हिस्से में, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा, एक आपको जो खासकर एक रेखा आपको मिलेगी ना, एक रेखा, उस रेखा का नाम क्या है, तो उसे हम लोग देखेंगे। एक रेखा आपको मिल जाएगा यहाँ पर, जिसे हम लोग कहते हैं यहाँ पर डूरंड रेखा, ठीक है। यहाँ पे कौन सा है, एक मिलेगा आपको डूरंड रेखा, ठीक है। कौन सा मिलेगा, डूरंड रेखा, कौन सा हो जाएगा, डूरंड रेखा। तो डूरंड रेखा किसके बीच में है, तो देखिए जो डूरंड रेखा है ना, वो पहले यानी कि जब आपका ये पीओके वाला क्षेत्र पाकिस्तान के कब्जे में नहीं था, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, लेकिन वर्तमान समय में वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग ऑप्शन करेंगे हम लोग कि ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। क्या भारत और पाकिस्तान दे रखा है केवल, तो अगर भारत पाकिस्तान दे रखा है तो भारत पाकिस्तान सही हो जाएगा, लेकिन भारत पाकिस्तान की जगह पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान दे रखा है तो वो सही हो जाएगा। अगर दोनों दे दिया है कि भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, तो फिर आपको हमेशा आपको पाकिस्तान और अफगानिस्तान लगाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये जो डूरंड रेखा है, डूरंड रेखा ये वर्तमान में देखा जाएगा, ठीक है। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है, ठीक है ना। ये वर्तमान का सिचुएशन बता रहे हैं। वर्तमान में पहले डूरंड रेखा जो था वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच था। वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है ना। तो ये आपने देखा कौन सी वाली रेखा हम लोग कहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है, कौन सी वाली रेखा कहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगर जो जो हमने रेखाएं देखी हैं, ठीक है, उनको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन सी रेखाएं हमने देखी थी। देखा, एक तो आपने पढ़ा कौन सा, 24वीं समानांतर रेखा, यहीं से आपने कहा था क्या, सर्किलिक रेखा, सर्किलिक रेखा, ठीक है। तो 24वीं समानांतर रेखा, सर्किलिक रेखा, या फिर कह सकते हैं आपका रेडक्लिफ रेखा। बस ये आप ध्यान रखो कि ये किसके बीच में है, ठीक है, ये किसके बीच में है, आपको बस ये ध्यान देना है, ठीक है, ये किसके बीच में है, आपको ये ध्यान देना है, ठीक है, ये किसके बीच में है, आपको ये ध्यान देना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका किसके बीच में, तो भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा आपने पढ़ा शून्य लाइन या जीरो रेखा, ये किसके बीच में था, तो ये हमने पढ़ा कि ये वाला हिस्सा जो है वो है आपका भारत और बांग्लादेश, भारत व बांग्लादेश, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए तीसरा आपने पढ़ा डूरंड रेखा, डूरंड रेखा, ठीक है। वैसे डूरंड रेखा जो आपने पढ़ रहे हैं ना, तो ये हमें आप कमेंट बॉक्स में ज़रा हमें लिख के बताना कि डूरंड क्या है, एक आपका क्या है, कप है। डूरंड क्या है,
एक आपका क्या है कप है, वो किस खेल से संबंधित रखता है, ठीक है ना। तो जो डूरंड कप है वो किस खेल से संबंध रखता है, ऑप्शन रहेगा आपका फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट या बैडमिंटन, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि डूरंड कप के बारे में। तो डूरंड रेखा बताएंगे तो ये कहाँ पे है, तो बताएंगे ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले की बात करें तो पहले ये किसके बीच में था, तो पहले ये ध्यान रखना कि ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, ठीक है ना। पहले क्या था, भारत और अफगानिस्तान के बीच में था, ठीक। इसके अलावा देखिए फोर्थ जो आपका LAC है, जिसे आपने पढ़ा था वास्तविक नियंत्रण रेखा, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ठीक है। ये किसके बीच में है, तो वास्तविक नियंत्रण रेखा। तो ये हमने पढ़ा कि ये है भाई भारत और किसके बीच में, चीन, ठीक है ना, चीन के बीच में है। फिर उसके बाद में पांचवा LOC पढ़ा हमने, ठीक है, LOC, ठीक है, जिसने पढ़ा नियंत्रण रेखा। क्या है नियंत्रण रेखा, यानी आप देख पा रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ ज़्यादा ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाए गए हैं, क्योंकि ये विवाद ही ज़्यादा रहता है भारत और पाकिस्तान के बीच में हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आपका छठे नंबर का है मैकमोहन रेखा, ये किसके बीच में है, ये हो जाएगा आपका भारत और चीन के बीच में, ठीक है। किसके बीच में हो जाएगा, चीन के बीच में हो जाएगा। तो ये देखिए हमारी क्या है, भारत के पड़ोस में जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनके संदर्भ में ये डाटा हमने आपको यहाँ पे बता रखा है। इसको आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर। भाई अगला जो क्वेश्चन है वो आपसे बात हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा एक पॉइंट हम लिख सकते हैं कि यहाँ हम लिख सकते हैं कि विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुए, आज़ाद, ठीक है। तो विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद क्या हुए, आज़ाद हो गए, ठीक है। तो वो कौन कौन से क्षेत्र आपके हैं, देखिए वो दो क्षेत्रों की अगर हम लोग बात करें तो वो क्षेत्र आपके कौन कौन से, एक तो हो जाएगा पुर्तगालियों के अधीन बात करेंगे, एक कौन सा होगा आपका
पुर्तगालियों के अधीन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा फ्रांसीसियों के अधीन। फ्रांसीसियों के अधीन, ठीक है। तो पुर्तगालियों के अधीन कौन सा क्षेत्र रहा और फ्रांसीसियों के अधीन कौन सा क्षेत्र रहा है। लेकिन आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे क्षेत्र जो बाद में क्या हो गए, आज़ाद हो गए, ठीक है, लेकिन कुछ स्वतंत्रता से पहले भी आज़ाद हो गए थे। तो यहाँ पर देखिएगा, जब पुर्तगालियों के अधीन की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ क्षेत्र 3-4 आते हैं। पहला होगा कौन सा, पहला था दादरा नगर हवेली, ठीक है। दूसरा था आपका दमन एवं दीव, ठीक है। और तीसरा था आपका कौन सा, तो गोवा, ठीक है। तो देखिए एक सवाल आपसे ये बनता है ना, एक सवाल आपसे ये बनेगा कि पुर्तगालियों के अधीन भारत में कौन सा क्षेत्र रहा है। तो दादरा नगर हवेली, दमन एवं दीव और गोवा, यानी कि भारत के पश्चिमी हिस्से पर, ध्यान रखिए, भारत के पश्चिमी हिस्से पर किसका अधिकार रहा, पुर्तगालियों का अधिकार रहा। जबकि भारत के पूर्वी हिस्से पर अधिकतम भागों पर किसका अधिकार रहा, तो फ्रांसीसियों का क्या रहा, फ्रांसीसियों का अधिकार रहा, ठीक है, फ्रांसीसियों का अधिकार रहा है, ठीक है। तो जरा इसी पर हम लोग क्या करेंगे, अगर एक आप अच्छा आज़ाद होने की बात करेंगे तो देखिए दादर नगर हवेली और दमन दीव ये कब आज़ाद हुआ, तो ये आज़ाद होता है कब, तो ये 1954 में, ठीक है। दमन दीव कब ये आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से, तो 1961 में। गोवा कब आज़ाद हुआ, तो 1961 में। यानी आप देख पा रहे हैं ये सब कौन से, यानी कि जब देश आज़ाद हो गया तो देश आज़ाद होने के बाद में ये इनसे क्या हो गया, आज़ाद हुए इन देशों से। अगर इधर आप देखेंगे फ्रांसीसियों के अधीन कौन सा क्षेत्र रहा, फ्रांसीसियों के अधीन कौन सा क्षेत्र रहा है, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए इनके अधीन जो क्षेत्र आपके रहे हैं वो एक है चंद्रनगर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक कौन सा मिलेगा आपको, चंद्रनगर, चंद्रनगर। चंद्रनगर जो ये क्षेत्र है आपका, चंद्रनगर जो आपका क्षेत्र है ये कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में। चंद्रनगर, चंद्रनगर ये कहाँ पे है, तो ये है पश्चिम बंगाल में। और ये कब आज़ाद हो गया, तो ये आज़ाद हुआ था 1946 में। तो ये सवाल खूब आपसे पूछा जाता है कि कौन सा वो क्षेत्र है जो आज़ादी से पहले आज़ाद हो गया था, देश आज़ाद होने से पहले वो आज़ाद हो गया था, वो कौन सा था, चंद्रनगर। देखो कब, 1946 में, क्योंकि देश कब आज़ाद हुआ, 1947 में, ये कब आज़ाद हुआ, 1946 में। तो कौन सा ऐसा विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र था जो देश के आज़ाद होने से पहले ही वो क्या हो गया, आज़ाद हो गया, ठीक है। तो वो कौन सा, चंद्रनगर हो जाएगा। फिर देखिए फिर आपका होगा पुदुचेरी, फिर है आपका कराईकल, फिर आपका है माहे, और फिर आपका है यनम, ठीक है, कौन सा आपका है, यनम, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ये चारों की बात करें तो ये चारों कब आज़ाद हो गए, तो ये चारों जो आज़ाद होते हैं कब, ये आज़ाद होते हैं कब, तो ये 1954 में। कब होते हैं, 1954 में ये चारों कहते हैं आज़ाद हो जाते हैं। तो यानी अगर आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो अगर सवाल कभी भी बन सकता है आपसे कि आप इस वाले क्षेत्र में देखें तो अगर देखा जाए कि भारत जो आपका है ना इस तरीके से, तो देखो
तो भारत के पश्चिमी हिस्से पर, यानी कि भारत के इस वाले हिस्से पर किसका अधिकार रहा है? अधिकतम देखा जाए तो पुर्तगालियों का अधिकार रहा है, और जबकि पूर्वी वाले हिस्से पर अधिकतम क्षेत्र पर इसका अधिकार रहा है तो फ्रांसीसियों का क्या रहा है? अधिकार रहा है। ठीक है ना। तो भारत के पश्चिमी हिस्से पर पुर्तगालियों का अधिकार रहा है और पूर्वी हिस्से पर फ्रांसीसियों का क्या रहा है? अधिकार रहा है। लेकिन आप इसमें देखेंगे एक जिला कौन सा? माहे। ठीक है, कौन सा जिला है? माहे। तो जो माहे जिला है ये केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। लेकिन वो किसके अधीन था? फ्रांसीसियों के अधीन था। ठीक है, बाकी पश्चिमी हिस्से पर जो भी क्षेत्र था वो पुर्तगालियों के क्या था? अधीन था। जो पूर्वी हिस्से पर फ्रांसीसियों के अधीन था। लेकिन माहे जो जिला है वो पश्चिम में है, केरल में है। ठीक है, अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसे सवाल ये बनेगा, सवाल मैंने आपसे ये बनाया कि भारत में कौन सा वो क्षेत्र है विदेशी शासन के अधीन, वो क्षेत्र था जो आज़ादी से पहले आज़ाद हो गया था? क्या वो चंद्रनगर था? क्या वो आपका यनम था? क्या आपका वो माहे था? या आपका गोवा था? तो होगा कौन सही आंसर? चंद्रनगर, क्योंकि 1946 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, अच्छा देखिएगा, भारत में कौन सा ऐसा विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र था जो सबसे बाद में क्या हुआ? आज़ाद हुआ। जो सबसे बाद में आज़ाद हुआ, तो सबसे बाद में आज़ाद होने का मतलब है वो राज्य कौन सा हो जाएगा? क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो गोवा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? वो क्षेत्र गोवा हो जाएगा। ये सबसे बाद में क्या हो जाता है? आज़ाद हो जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो भारत में बहुत सारी यूरोपीय कंपनियां आई थी व्यापार करने के लिए। उनमें जो सबसे पहले कंपनी आई थी वो कौन सी थी? पुर्तगाल की कंपनी थी, और भारत से सबसे बाद में ये पुर्तगाली गए भी। ठीक है, तो सबसे पहले आए कौन? पुर्तगाली, और सबसे बाद में गए कौन? तो पुर्तगाली ही सबसे बाद में ये भारत से जाते हैं। ठीक है, तो इनको आपको ये कंसेप्ट ज़रा ध्यान रखिएगा इनके संदर्भ में। ठीक है, चलिए आते हैं भाई अगले क्षेत्र पर, देखते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि भारत में ऐसे राज्य जिनकी दो राजधानियां हैं। ठीक है, जिनकी क्या है? दो राजधानियां हैं। कि भारत में ऐसे राज्य जिनकी क्या है? दो राजधानियां हैं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से हो सकता है। एक आपका है कौन सा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, तो इसकी दो राजधानियां हैं। ठीक है, एक कौन है? तो एक तो है भाई शिमला। ठीक है, शिमला, और एक है आपका धर्मशाला। धर्मशाला। ठीक है, तो शिमला क्या है? इसकी पहली राजधानी है, यानी कि फर्स्ट, और सेकंड राजधानी कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाएगी कौन सी? धर्मशाला हो जाएगा। ठीक है, धर्मशाला हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए दूसरा राज्य की बात करते हैं तो जाए कौन सा? उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड, तो उत्तराखंड के भी क्या हैं? दो ही राजधानियां हैं। एक तो है क्या? देहरादून। कौन है? देहरादून, और एक है आपका गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण। तो ये देहरादून इसकी क्या है? पहली राजधानी है, और ये सेकंड है। सेकंड का मतलब वो ग्रीष्मकालीन है, गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण ये क्या है? उसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है। ये भी इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और दो शीतकालीन राजधानियां हो जाती हैं। ठीक है, तीसरा देखिएगा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की भी दो राजधानियां पढ़ेंगे आप। एक तो हो जाएगा मुंबई। कौन हो गया? मुंबई, और दूसरा आपका हो जाएगा नागपुर। ठीक है, नागपुर। ठीक है,
तो मुंबई क्या हो जाएगी इसकी पहली राजधानी हो जाएगी, नागपुर इसकी क्या हो जाएगी सेकंड राजधानी हो जाएगी। ठीक है, इसकी सेकंड राजधानी हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसकी बात करें जैसे जम्मू कश्मीर की बात करें तो अब तो उसकी परमानेंटली एक ही राजधानी हो गई है, कौन सी, श्रीनगर। पहले क्या था, पहले जम्मू कश्मीर उसकी राजधानी हुआ करती थी शीतकालीन, और जो कश्मीर था वो ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करता था। ठीक है, तो इसमें जो सेकंड वाले हैं ना, जो सेकंड राजधानियाँ इनकी हैं वो ग्रीष्मकालीन है, जो सेकंड वाली हैं वो क्या है ग्रीष्मकालीन है, जो फर्स्ट वाली है वो शीतकालीन राजधानियाँ हैं। ठीक है, तो ये तीन आप देखेंगे तो इनके अलग अलग क्या हैं राजधानियाँ हैं, दो राजधानियाँ हैं जो समय समय पर ये अलग अलग इनको माना जाता है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम लोग आगे वाले क्षेत्र पे देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं एनसीआर में शामिल जिले। ठीक है, अब तक हमने देखा, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे कि एनसीआर में शामिल आपके जिले कौन से हैं। हम क्या कहेंगे, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं एनसीआर। ठीक है, क्या बोलेंगे एनसीआर, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है ना, कैपिटल नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, तो देखो एनसीआर, ठीक है, एनसीआर का फॉर्म क्या है, तो ये है आपका नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, यानी कि क्षेत्र। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखेंगे जो एनसीआर है ना, एनसीआर में कुल मिला के आपके 3 राज्य शामिल होते हैं। ठीक है ना, 3 राज्य शामिल होते हैं, बाकी वो दिल्ली के आसपास का एरिया तो है ही है। ठीक है, तो देखिए, तो एनसीआर में हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि एनसीआर में कितने, तो 3 राज्य, 3 राज्य क्या है आपके शामिल हैं, 3 राज्य शामिल हैं। ठीक है, तो वो 3 राज्य कौन कौन से, और उनके ज़िले भी होंगे। ठीक है, इनके क्या होंगे, इनके ज़िले भी होंगे। ठीक है, इनके ज़िले भी होंगे, इनके ज़िले भी होंगे। जिससे अगर आप बात करेंगे तो आपका होगा कौन सा, तो उत्तर प्रदेश, कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो देखो उत्तर प्रदेश के कितने, तो 8 जिले शामिल हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले शामिल हैं, 8 ज़िले शामिल हैं। लेकिन फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे राजस्थान के 2 ज़िले शामिल हैं। ठीक है, राजस्थान के कितने, तो 2 ज़िले शामिल हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पर जो हरियाणा है, हरियाणा के आप देखेंगे तो वर्तमान में 14 ज़िले शामिल हैं। कितने हैं, 14 ज़िले इसमें क्या है आपके शामिल हैं। ठीक है, 14 ज़िले शामिल हैं। इससे हम बात अभी करेंगे कि मतलब ये एनसीआर क्या होता है। ठीक है, क्या इसका मतलब है, तो पहले इनको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश के 8 ज़िले हैं ये कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा आपके लिए होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें एक ज़िला आपको शामिल है, कौन सा, गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, गौतम बुद्ध नगर ये ज़िला शामिल है। इसके अलावा आप देखेंगे तो गाज़ियाबाद ज़िला शामिल है, गाज़ियाबाद ज़िला शामिल है। इसमें आप देखेंगे तो मेरठ शामिल है, मेरठ शामिल है। इसके अलावा इसमें क्या है, हापुड़ शामिल है, हापुड़ शामिल है। इसके अलावा इसमें आपका बागपत शामिल है, बागपत शामिल है। इसके अलावा आपका इसमें मुजफ्फरनगर शामिल है। तो ये देखो मुजफ्फरनगर है क्योंकि एक मुजफ्फरपुर आपका क्या पड़ता है, मुजफ्फरपुर पड़ता है। तो मुजफ्फरपुर जो है वो कहाँ है, वो तो आपको बिहार में मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुजफ्फरनगर जो है हमारे यूपी में है। ठीक है, तो ये कितने ज़िले हो गए आपके, 6 हो गए। इसके अलावा यूपी में एक ज़िला आपको और मिलेगा,
इसका नाम होगा बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर एक ये है, और इसके अलावा एक कौन सा है आपका, शामली है। तो जो शामली ज़िला है ये यूपी का सबसे पश्चिमी ज़िला है, लेकिन साथ साथ में ये भी ध्यान रखेंगे कि जो शामली ज़िला है ये क्या है, नवीनतम है, ठीक है, नवीनतम। नवीनतम का मतलब ये कुल मिला के 8वां है, ठीक है, 8वां। तो यानी कि एनसीआर में सवाल ये बन सकता है कि एनसीआर में शामिल होने वाला उत्तर प्रदेश का 8वां या फिर नवीनतम जिला कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, वो शामली हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के 3 ऐसे ज़िले हैं जो प्रस्तावित हैं कि वो एनसीआर में शामिल हो सकते हैं, जैसे कि हाथरस है, जैसे उसके अलावा आप देखेंगे सहारनपुर है, ठीक है। तो ऐसे कुल मिला के 3 जिले और भी प्रस्तावित हैं, तो प्रस्तावित हैं उनको देखेंगे। तो ये आपके इसमें ये आपके यूपीपी एग्ज़ाम के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूपी के कौन कौन से वो ज़िले हैं 8 जो एनसीआर में शामिल हैं। तो ये 2017 में शामिल हुआ था और 2018 के पेपर में ये आया हुआ था, यूपीपी वाले में आया था, ठीक है। अब राजस्थान के देखेंगे, राजस्थान के हालांकि यहाँ पे 2 ही ज़िले हैं, एक का नाम है भरतपुर और दूसरा का नाम है आपका अलवर। दूसरा नाम क्या है, अलवर, ठीक है, दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अलवर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो आपको हरियाणा है, ठीक है, हरियाणा के 14 ज़िले हैं, ठीक है। तो इनमें से हम कुछ ज़िलों को देख लेते हैं जो शामिल हैं इसमें। एक आपको मिलेगा रेवाड़ी ज़िला है, इसके बाद में भिवानी, ठीक है, भिवानी एक ज़िला है यहाँ पे आपको मिलेगा। इसके अलावा सोनीपत ज़िला है, सोनीपत। फिर आपको मिलेगा पानीपत ज़िला, पानीपत है। फिर इसके अलावा गुरुग्राम है, गुरुग्राम जिसे पहले गुड़गांव कहते थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक मिलेगा फरीदाबाद। ये फरीदाबाद वही ज़िला है जो बाबा फरीद के नाम पे पड़ा है, ठीक है। बाबा फरीद कौन थे, तो जो आपके निजामुद्दीन औलिया थे उनको गुरु थे, ठीक है, कौन, बाबा फरीद। तो फरीदाबाद हो गया, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे तो पलवल हो गया, कौन सा, पलवल। तो पलवल वो स्थान है जब महात्मा गांधी जा रहे थे पंजाब, तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसमें जा रहे थे, तो जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, उन्होंने पलवल में ही हरियाणा में गिरफ्तार कर लिया गांधी जी को और फिर वापस इनको मुंबई भेज दिया, ठीक है। इसके अलावा एक यहाँ पर ज़िला है कौन सा, नूह, ठीक है, नूह भी क्या है इसमें आपका शामिल है, ठीक है। तो कितने हो गए, 2 4 6, कितने हो गए, 8 हो गए। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ज़िला आपको मिल जाएगा जिसमें महेंद्रगढ़, ठीक है ना, कौन सा है, महेंद्रगढ़, या फिर जिंद भी है, जिंद है। फिर करनाल है, आपका महेंद्रगढ़ है, कौन सा, महेंद्रगढ़ है। फिर आपका एक पड़ेगा जैसे चरखी दादरी, ठीक है, कौन सा, चरखी दादरी से मिलेगा, ठीक है, चरखी दादरी, ठीक है। और एक आपका ज़िला इसमें रोहतास होगा, ठीक है ना, एक कौन सा होगा इसमें, तो एक रोहतास होगा, या रोहतक भी कह सकते हैं, सॉरी, रोहतास तो बिहार में। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है, कितने हो गए आपके, ये 13 हो गए। और एक इसमें आपका मिल जाएगा झज्जर, ठीक है ना, इसको कहाँ लिखे, यहीं लिख देते हैं, झज्जर। तो ये हो गए कहाँ के, हरियाणा के आपके 14 ज़िले हो गए, ठीक है, ये 14 ज़िले हो गए, ठीक है। अगले स्लाइड पे देखिए आते हैं, ये हम यहाँ से आपको सिर्फ ये एक समझना है कि जो आपका ये दिल्ली है, ये आपका जो भाई दिल्ली है, ठीक है, ये जो दिल्ली है, तो दिल्ली की जो सीमा है वो 2 राज्यों से लगती है। कितने से लगती है, इसकी सीमा जो लगती है वो 2 राज्यों से लगती है। इधर आपका क्या है, उत्तर प्रदेश, यूपी, ठीक है, इधर है यूपी, और इसके इस साइड में जो आपका ज़िला है वो कौन सा है, तो वो है आपका हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा, ये है हरियाणा।
और यहाँ पर आपको मिलेगा एक जिला राज्य मिलेगा यहाँ पर, वो है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, कौन सा है? राजस्थान है। तो देखिए जो दिल्ली है वो दिल्ली की सीमा केवल दो ही राज्यों से लगी है। एक किससे लगी? हरियाणा से, एक लगी यूपी। तो यूपी के पूर्व में दिल्ली के पूर्व में क्या? उत्तर प्रदेश। और दिल्ली के पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में कौन है? तो आपका हरियाणा है। ठीक है, तो यानी कि जो हरियाणा है वो दिल्ली को तीनों तरफ से कवर किया हुआ है। किधर से? उत्तर में भी, दक्षिण में भी और पश्चिम में। ठीक है, और यूपी क्या है? पूरब में है दिल्ली के। ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूपी के पश्चिम में क्या है? आपका दिल्ली है। अच्छा, एक यहाँ पे विशेष बात ये है कि देखिए कि दिल्ली राजस्थान की सीमा, राजस्थान जो राज्य है इसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती है। ठीक है, राजस्थान की सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, लेकिन फिर भी इसके दो जिले क्या हैं? एनसीआर में संलग्न है या फिर इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहीं पे ध्यान रखिएगा इस बात को राजस्थान वाले में कि इसकी सीमा दिल्ली से नहीं लगती है, नहीं लगती है, परंतु इसके दो जिले शामिल हैं। इसके दो जिले क्या हैं? शामिल हैं। ठीक है, राजस्थान के कौन से आपने देखा था? भरतपुर और कौन था? अलवर था। कौन सा? भरतपुर था और अलवर था। ठीक है, अब देखो ये जो आपका ये दिल्ली है ना, तो दिल्ली का जो ये आसपास का एरिया है, ठीक है, ये आपका आसपास का जो ये एरिया है, आसपास का एरिया जो है, इसे हम लोग बोलते हैं क्या? इसे कहते हैं एनसीआर। इसे हम लोग क्या बोला है? एनसीआर का क्या बोला है? इसे बोला है, इस वाले एरिया को हमने क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया है कि ये एरिया जो होगा वो होगा कौन सा? तो ये होगा एनसीआर। क्या होगा? एनसीआर होगा। ठीक है, तो एनसीआर ये बनाने का कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया, रीजन क्या है, इसको आप समझ लें। देखिए भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। तो अब दिल्ली में जाहिर सी बात है कि वहाँ पे संसाधनों का क्या होगा? विकास हुआ होगा। वहाँ पे इंडस्ट्रीज एरिया होंगे, वहाँ पे बहुत सारे कह सकते हैं उद्योग डेवलप हुए होंगे, वहाँ पे जीविका के साधन बहुत ज़्यादा निर्मित होंगे। तो भारत का हर कोने कोने से व्यक्ति चाहेगा कि वो दिल्ली जाए और कमाए, अपनी जीविका को चलाए वो। ठीक है, उसका क्या हो? अच्छा इनकम हो पाए। अब इसके संदर्भ में देखेंगे कि अब रीजन इसका क्या होगा? इसमें क्या होगा कि जैसे कि अब मान लो कि एरिया तो दिल्ली का क्या है? कम है, यानी कि लिमिटेड एरिया है। दिल्ली का क्या है? एक लिमिटेड एरिया है, लेकिन जनसंख्या दबाव वहाँ पे क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो अब दिल्ली सरकार ने एक कॉन्सेप्ट निकाला दिल्ली एनसीआर का। इसका मतलब ये है कि यानी कि जो दिल्ली के आसपास के जितने क्या हैं, दिल्ली के आसपास जो क्या हैं आपके राज्य हैं, उन राज्यों का जो क्षेत्र होगा वो एनसीआर में वो क्या करेगा? शामिल करेगा। इससे क्या होगा कि जो उनकी जनसंख्या है, जो दिल्ली की जनसंख्या है, उसको अस्थायी रूप से क्या करेगा? उन वाले क्षेत्रों में क्या करेगा? बसा पाएगा। ठीक है, और लेकिन इसके एवज में उन राज्यों को, जैसे ये यूपी, हरियाणा, राजस्थान, इन राज्यों को क्या फ़ायदा होगा? तो वहाँ पे डेवलपमेंट का जो कार्य होगा उसको एक अथॉरिटी बनाकर क्या किया जाएगा? वहाँ डेवलपमेंट का कार्य दिल्ली सरकार कराएगी। जो फंडिंग होगा वो दिल्ली सरकार की होगी, चाहे वो स्कूल का हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोड्स हो गए, अस्पताल हो गए, इस तरीके से। इससे दोनों को फ़ायदा हो गया, यानी कि उन राज्यों को फ़ायदा हो गया कि विकास का पैसा दिल्ली सरकार से आ रहा है। ठीक है, और दिल्ली को फ़ायदा ये हो गया कि वहाँ पे जो जनसंख्या दबाव है, वो जनसंख्या दबाव को क्या किया कि आसपास के एरिया में उसको विस्थापित कर दिया। ठीक है, तो ये दिल्ली का क्या है? एनसीआर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब इसी दिल्ली एनसीआर के कॉन्सेप्ट पे आपका एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, वो कौन सा है? एससीआर। एससीआर ये भी कॉन्सेप्ट अब आने वाला है। ठीक है, तो यानी एससीआर का मतलब हो गया स्टेट कैपिटल रीजन। ठीक है, स्टेट कैपिटल रीजन। जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ, तो लखनऊ के आसपास के जितने भी ज़िले उससे जुड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि उन ज़िलों को या उनके कुछ हिस्सों को एससीआर में शामिल किया जाए, ताकि वहाँ पे डेवलप कार्य अच्छे से किया जा सकता है और जनसंख्या दबाव को भी कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था? एनसीआर का कॉन्सेप्ट था। शायद आप इसको एनसीआर के बारे में आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाए होंगे। देखते हैं अब सवाल आपसे क्या बनेगा यहाँ पर कि जो आपके कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं उनकी राजधानियाँ आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, भारत के 8
केंद्र शासित प्रदेश या फिर इसे कहते हैं संघ राज्य क्षेत्र की राजधानियां, ये पढ़ना है। तो देखते हैं 8 है ना, कौन कौन से हो जाते हैं इसको देखते हैं। पहला आपका है कौन सा, तो हम लोग बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप, तो लक्षद्वीप की कैपिटल क्या हो जाएगी, कवारत्ती। ठीक है, क्या होगा, कवारत्ती। तो कवारत्ती क्या एक आइलैंड है, मैंने कहा कवारत्ती क्या एक आइलैंड है, कहाँ पर, तो वो जाता क्या लक्षद्वीप में। ठीक है, तो लक्षद्वीप में हालांकि जो एयरपोर्ट है, जो हवाई अड्डा है वो कवारत्ती में ही है। ठीक है, कहाँ है, कवारत्ती में। और जो लक्षद्वीप है ये अगर देखेंगे तो लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा ये क्या हो जाएगा, राज्य हो जाएगा, चाहे अगर हम बात करें जनसंख्या में, चाहे बात करें क्षेत्रफल में। यानी कि राज्य और यूटी दोनों में अगर देखा जाए, यानी कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में देखा जाए, तो जो सबसे छोटा आपका क्षेत्र हो जाता है वो लक्षद्वीप का हो जाता है। लक्षद्वीप जो है वो कुल मिला के 36 आइलैंड से बना होता है। ठीक है, बना है, यानी कि लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, तो कितने हैं, 36 द्वीप हैं। कितने हो जाएंगे, 36 द्वीप हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा आपका है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। द्वीप समूह, तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सा, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर। और ये ध्यान रखना कि ये पोर्ट ब्लेयर जो राजधानी है ना वो अंडमान एंड निकोबार के किस द्वीप पे है। ठीक है, किस द्वीप पे है, तो बताएंगे ये हो जाएगा दक्षिणी अंडमान। कौन हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान। ठीक है, दक्षिणी अंडमान पे क्या है, ये राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, चलिए, तो अगर जो ये देखेंगे ये लक्षद्वीप कितने द्वीपों से मिलके बना है, 36 द्वीपों से। ठीक है, तो ये कितने, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कितने, तो 36 द्वीपों का क्या है, ये समूह है। ठीक है, कितने, तो 36 द्वीपों का समूह है कौन, लक्षद्वीप। ठीक है, और फिर अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, तो इनमें कितने हैं, इनकी अगर बात करें तो इनमें ध्यान रखना किसमें, 572 द्वीपों का समूह है। ठीक है, 572 द्वीपों का ये समूह है। ठीक है, 572 द्वीपों का समूह है। ठीक, इसके अलावा देखिएगा 3rd नंबर पर आपका हो जाएगा दमन एवं दीव। ठीक है, दमन एवं दीव। और दादर नगर हवेली। हवेली, ठीक है, तो इसकी जो राजधानी हो जाती है, कैपिटल, वो कौन सी हो जाती है, दमन। ठीक है, कौन सी हो जाएगी, दमन। और दमन जो है ना, ये ध्यान रखना, दमन जो है वो गुजरात से तीनों तरफ से घिरा है और एक साइड से खंबात की खाड़ी से लगा हुआ है। ठीक है, एक साइड खंबात की खाड़ी से ये लगा है। तो इसमें वो लोग ये लिख सकते हैं कि जो दमन है इसकी विशेषता क्या है कि ये गुजरात से
गुजरात से घिरा है, ठीक है। ये गुजरात से घिरा हुआ है दमन। और दमन जो है वो इनमें देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि बड़ा एरिया है। इन सभी में दमन, दीव, दादरा नगर हवेली, इन सब में बड़ा क्षेत्रफल किसका है? दमन का है, ठीक है, दमन का है। चौथा देखिएगा, चौथा हो जाएगा आपका पुदुचेरी। तो हालांकि पुदुचेरी अगर देखेंगे तो पुदुचेरी की राजधानी क्या हो जाता है? पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी। लेकिन थोड़ा सा अगर आप देखेंगे पुदुचेरी के बारे में कि पुदुचेरी में कितने 4 ज़िले शामिल होते हैं, और चारों ज़िले जो है ना वो अलग अलग कह सकते हैं कि वो राज्यों में हैं, अलग अलग क्या है वो राज्यों में हैं। तो ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि पुदुचेरी के कौन सा हिस्सा किस राज्य में है, ठीक है, वो या कहाँ स्थित है। तो उसको यहीं पे देख लेते हैं और वो समझिएगा कि पुदुचेरी में कितने ज़िले शामिल हैं। तो ध्यान रखना कि पुदुचेरी में इसमें 4 ज़िले शामिल होते हैं, यानी कि 4 ज़िले से मिलकर क्या बना है? पुदुचेरी बना है, ठीक है। पुदुचेरी में कितने ज़िले हैं? तो 4 ज़िले हैं। एक मिलेगा आपको कौन सा? तो यनम। जो यनम वाला हिस्सा है ना पुदुचेरी का, वो किस राज्य में पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, क्या है? आंध्र प्रदेश में है। फिर इसके अलावा एक आपका हिस्सा पड़ेगा कौन सा? तो पुदुचेरी, ये खुद का जिला एक है पुदुचेरी। और दूसरा कौन सा है? तो कराईकल, ठीक है, कराईकल। ये दोनों जो क्षेत्र है ना ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, तमिलनाडु वाले भाग में है, क्षेत्र में है। और जो चौथा आपका है, आपका एक ज़िला इसका वो है माहे, और ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है केरल में। कहाँ पड़ता है भाई? केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है, ठीक है। तो देखिए ये सवाल आपसे कभी पूछ लिया जाए कि वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश या राज्य है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है या उसका विस्तार 3 राज्यों में है, तो वो देखो वो कौन सा हो जाएगा? वो पुदुचेरी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना ये यनम है, यमन नहीं है। यमन आप देखो ना, यमन तो एक देश है खाड़ी का, यानी कि जो आपका अरब खाड़ी है वहाँ का एक देश है यमन। ये क्या है? न म है, ठीक है ना, यनम है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये कितने हो गए? 4 हो गए। अब देखिए जो माहे जिला है, माहे ये भारत का क्या है? सबसे छोटा जिला है, यानी क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन सा हो जाता है? आपका माहे हो जाता है, सबसे छोटा जिला, ठीक है। चलिए और तो बच गए ना 4 हमारे और भी हैं, ठीक है। एक आपका कौन सा हो जाएगा 5वें नंबर पर? देखिए 5वें नंबर पर हो गया आपका दिल्ली, ठीक है, दिल्ली। ये क्या आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो नई दिल्ली, ठीक है, क्या हो जाएगी? नई दिल्ली, ठीक है। तो नई दिल्ली, तो नई दिल्ली क्या है कि भारत की राजधानी, और जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है उसकी भी क्या है? ये राजधानी हो जाता है, ठीक है। अब 6ठे नंबर में देखिएगा, जो हम लोग बात करेंगे अगला होगा चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ की राजधानी क्या हो जाएगी? चंडीगढ़ ही हो जाएगी, चंडीगढ़ ही हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ देखा जाए तो ये 2 राज्यों की भी राजधानी है। ये क्या है? 2 राज्यों की भी राजधानी है। तो सवाल अगर ये सामने हो कि कौन सा वो शहर है जो 2 या 2 से अधिक राज्यों की राजधानी है, तो वो कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा, ठीक है, चंडीगढ़ हो जाएगा। तो यही ध्यान रखिएगा कि चंडीगढ़ जो आपका चंडीगढ़ जो है, चंडीगढ़ 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 पंजाब व हरियाणा की भी
की भी राजधानी है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा की भी क्या राजधानी कौन सी है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को आपको ध्यान रखिएगा। चंडीगढ़ में बड़ी फेमस सवाल एक बनता है कि रॉक गार्डन, सवाल आता है कि रॉक गार्डन, ठीक है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, और कई बार सवाल बनता है कि चंडीगढ़ में जो एयरपोर्ट है उन नाम क्या है? तो जो आपके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट ये चंडीगढ़ में ही है, जो सवाल आपसे पूछा गया है कई बार। ठीक है, चलिए चंडीगढ़ के बाद में आपको मिलेगा 7वें नंबर पर, ठीक है, वो हो जाएगा कौन सा? तो लद्दाख। ठीक है, लद्दाख। तो लद्दाख की जो राजधानी आप कहेंगे तो वो कौन सा है? लेह। राजधानी कौन सी इसकी? लेह। ठीक है, कौन सी? लेह है, क्योंकि लद्दाख में देखेंगे लद्दाख में 2 ही जिले हैं, एक तो क्या है? लेह है, दूसरा कौन सा? कारगिल है। कौन सा? लेह है, दूसरा कौन है? कारगिल है। और ध्यान रखिएगा कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी किसकी है? तो वो लद्दाख की है। ठीक है, तो लेह के बारे में ध्यान रखना कि भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ठीक है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी। ठीक है, कौन सा जाएगा? लेह। और लेह जानते हैं कि लेह भारत में वो स्थान है, लेह भारत में वो स्थान है जहाँ पे क्या होती है? सबसे कम वर्षा होती है। सबसे कम वर्षा का मतलब वहाँ पे 10 सेंटीमीटर से भी कम वार्षिक वर्षा होती है प्रतिवर्ष। ठीक है, तो ये लेह हो जाएगी राजधानी। ठीक है, वैसे देखा जाए भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है? लेह है। ठीक है, कौन सी है? लेह है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर पूछ जाए कि विश्व में कौन सा वो देश है, विश्व में कौन सा वो देश है जिसकी राजधानी सबसे ऊंचाई पर स्थित है, तो वो फिर कौन सा हो जाएगा? वो बोल्विया हो जाएगा। ठीक है, बोल्विया, जिसकी राजधानी क्या है? लापाज। ठीक है, लापाज। तो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए कि पूरे दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी किस देश की है, तो वो देश हो जाएगा बोल्विया। ठीक है, और बोल्विया कहाँ का देश है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? लापाज। ठीक है, क्या है? लापाज। ठीक है, लद्दाख हो गया। लद्दाख के बाद में 8वां, ठीक है, लद्दाख के बाद में आपका 8वां जो हो जाएगा, देखिए 8वां हो जाएगा वो जम्मू कश्मीर। कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या हो गया भाई? श्रीनगर। कौन सा हो गया? श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? तो झेलम नदी के किनारे है। और सवाल पूछा गया कि श्रीनगर को किसने बसाया था? तो जो सम्राट अशोक थे। कौन? सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक द्वारा श्रीनगर को बसाया गया था। आपने देखा कि पहले हमने बात किया था कि जम्मू कश्मीर की राजधानी की बात करें तो पहले इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? पहले इसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। एक तो क्या था? जम्मू, दूसरा क्या था? कश्मीर। तो जम्मू शीतकालीन था और कश्मीर क्या था? ग्रीष्मकालीन था। तो जम्मू कश्मीर को ध्यान रखेंगे आप कि श्रीनगर इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर एक यूटीज़ है। क्या है? एक यूटीज़ है। अच्छा, अब देखेंगे यहाँ पर सवाल आपसे ये अच्छा सवाल बनेगा कि मतलब कि अगर क्षेत्रफल में अगर देखा जाए, ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल में ये देखा जाए केंद्र शासित प्रदेशों की कि मतलब कि कौन सबसे बड़ा है। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? राज्यों में तो आपने देख लिया, राज्यों में तो आपने देख लिया कि राजस्थान था, राजस्थान के बाद में आपका मध्य प्रदेश था, फिर महाराष्ट्र था, फिर यूपी था। लेकिन आप देखेंगे कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो हो जाएगा कौन सा? लद्दाख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं पर एक पॉइंट आप यहाँ पर लिख लेंगे। चलो इसकी नई स्लाइड पर ले लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से
सबसे बड़े व छोटे केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? सबसे बड़ा हो गया आपका कौन सा? तो हो जाएगा लद्दाख। ठीक है, कौन हो गया? लद्दाख। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? हो गया आपका लक्षद्वीप। ठीक है, कौन हो गया? लक्षद्वीप। अच्छा, एक बार लक्षद्वीप का पूछा गया क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, एक बार पूछा गया लक्षद्वीप का क्षेत्रफल कितना है, तो उसको भी थोड़ा आप ध्यान रख सकते हैं कि कितना है। तो लक्षद्वीप का जो क्षेत्रफल है वो है कितना? तो 32 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर में। कितना है? 32 वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और कुल कितने द्वीप कितने थे? तो द्वीपों की संख्या कितनी बड़ी थी? 36 थे। कितने थे? 36 थे। तो देखिए, चाहे वो जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे? लक्षद्वीप में। सबसे कम एरिया कहाँ पे? तो लक्षद्वीप में। ठीक है, सबसे अधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में? तो वो है दिल्ली। ठीक है, वो कौन सा जाएगा? दिल्ली। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप के बारे में ये भी ध्यान रखना कि सबसे कम जनसंख्या वाला का है ये यूटीज है। ठीक है, यूटीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, ठीक है, तो ये सबसे कम जनसंख्या वाला क्या है आपका? यूटी है। ठीक है, यूनियन टेरेटरी है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा दिल्ली है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो दिल्ली हो जाएगा। और सबसे कौन हो गया? लक्षद्वीप। तो यानी कि जो लक्षद्वीप है, जो आपका लक्षद्वीप है वो सबसे कम जनसंख्या वाला और सबसे कम क्षेत्रफल वाला क्या है? आपका केंद्र शासित प्रदेश है। कौन सा? लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश पढ़ लिया है। ठीक है, तो आपने पढ़ा कि 4 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो समुद्र से लगे हैं और 4 ऐसे हैं जो आपके स्थल से घिरे हुए हैं। ठीक है, यानी कि वो लैंड लॉक्ड हैं। कैसे हैं? लैंड लॉक्ड हैं। तो ठीक है, हम लोग आज के वीडियो में इतना ही डाटा हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, एक बार पीछे देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है इसके बारे में। ठीक है, देखो आपने ये पढ़ा है जो आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं इनके बारे में पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये कितनी द्वीप हैं, कैसे क्या। के बाद में हमने भारत में ऐसे राज्य जिनकी 2 राजधानियाँ हैं वो हमने यहाँ पे देखा एक बार। इसके अलावा यहाँ पे विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र जो स्वतंत्रता के बाद आज़ाद हो गए। ठीक है, तो कुछ पुर्तगालियों के अधीन थे, कुछ फ्रांसीसियों के अधीन थे। तो आपने देखा कौन सा क्षेत्र पुर्तगालियों के अधीन था और कौन सा क्षेत्र आपके फ्रांसीसियों के अधीन था। ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ पर ये आपने रेखाएं पढ़ ली थी। ठीक है, तो ये हमने डाटा ठीक है कवर किया है। ठीक है, और इन सबको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। तो आज के लिए इतना ही।